अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। चैप्टर नंबर 17 में एक्सरसाइज 17.1 हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चैप्टर एक्सरसाइज 17.2 की तरफ बढ़ते हैं। 17.2 स्टार्ट करने से पहले और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जो हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम अब सेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि सेट्स हमने शुरू में 17.1 में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं सेट्स के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, अब हम इसके ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऑपरेशंस के बारे में। सेट के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा और कुछ चीज़ें सवालात के अंदर हम सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो चीज़ें टर्म्स हमें पता होनी चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यूनियन का पता होना चाहिए। दो सेट्स के दरमियान यूनियन एक ऑपरेटर होता है। जैसे मल्टीप्लाई 1 और 2 के दरमियान मल्टीप्लाई आ जाए तो आप क्या करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या 2 लिख देते हैं। इसी तरह 4 डिवाइड बाई 2 आ जाए तो आप क्या करते हैं, 4 को तकसीम करते हैं 2 से, तो 2 आंसर आप लिख देते हैं। और इसी तरह 2 - 1 आ जाए तो आप क्या कर देते हैं, 2 को -1 कर देते हैं और आंसर 1 लिख देते हैं। तो इसी तरह यूनियन भी क्या है, दो सेट्स के दरमियान ऑपरेशन का एक नाम है। तो हम अब क्या करते हैं, दो सेट, फॉर एग्जांपल एक ए सेट आ जाए 1 2 और उसके दरमियान क्या आ जाए, यूनियन आ जाए, यानी हमें इसका यूनियन पता करना हो। और दूसरा सेट क्या हो, अभी यूनियन नहीं लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दो सेट लिख देते हैं यहाँ पे बी, जो कि है 3 और 4, सही है, 2 और 4 लिख देते हैं। तो अब अगर कहा जाए कि आपसे सवाल किया जाए कि इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा, तो आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देना है, यानी ए यूनियन बी लिख देना है। शुरू में ए यूनियन बी लिखा, इसके बाद आप करने क्या करना है, दोनों सेट्स को लिख देना है एज इट इज़, और बीच में क्या लगाना है, यूनियन का सिंबल लगा देना है, और यहाँ पे दूसरा सेट लिख देना है आपने। अब क्या करना है, जो ये काम परफॉर्म करता है वो ये करता है कि ये दोनों सेट्स को इकट्ठा सेम कर देता है, यानी जितने भी इसके अंदर जो एलिमेंट्स है और इनके एलिमेंट्स जो हैं दोनों को क्या करता है, एक ही सेट में लिख देता है। यानी इस तरह ये इस सेट का नाम हो जाएगा अब ए यूनियन बी, और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब चूंकि मैंने आपको शुरू में सेट की एक डेफिनेशन बताई थी कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट, यानी क्या करता है, सेम नंबर को 2 मरतबा नहीं लिखने देता है, एक ही मरतबा लिखने देता है, यूनिक होता है, सही है। तो इसमें 2 यहाँ 2 मरतबा आ रहा था, लेकिन हम जब यूनियन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक मरतबा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही है। इसी तरह एक होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर इन्हीं दो सेट का ले आ जाए, हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी करो, तो इंटरसेक्शन क्या करता है, जो दोनों सेट में कॉमन नंबर हो, इन दोनों में अगर आपको दिख रहा हो तो 2 कॉमन नंबर है, तो उनको क्या कर देगा, एक ही सेट में लिख देगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, सही है। यूनियन क्या करता है, दोनों के सेट्स को मिलाकर लिख देता है, जो कॉमन है उसको नहीं लिखता है, एक मरतबा लिखता है। लेकिन जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या करता है, दोनों सेट्स में देखता है कि कॉमन नंबर क्या है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, उस एलिमेंट का एक नया सेट बना देता है। तो इसमें दोनों में देखा हमने 2 एलिमेंट, नंबर 2 क्या है, जो एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी क्या करेगा, 2 को अलग सेट में लिख देगा। और इसी तरह मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इंटरसेक्शन और यूनियन। अब हम बढ़ेंगे जो इसके मेन चीज़ें हैं उसकी तरफ। वो ये कि पहला है डिसजॉइंट सेट। पहला कौन सा है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट के दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले और उसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाए, क्या आ जाए, एम्प्टी सेट। दो सेट्स का आंसर क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो उस सेट को क्या कहेंगे, जो आंसर आया है उस सेट को कहेंगे, उन दोनों सेट्स को कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए एक सेट है और बी एक सेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन करने पर आंसर क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट, तो वो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, वो दोनों सेट्स कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और इसी तरह दूसरा जो नाम होता है सेट्स का वो होता है ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग सेट्स क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स ये है कि अगर आप हाँ इसी का इंटरसेक्शन करें, सेम काम यहाँ पे भी करें, लेकिन अब यहाँ पे एम्प्टी सेट ना आ रहा हो, बल्कि कम से कम एक एलिमेंट मौजूद हो, कम से कम क्या हो, एक एलिमेंट मौजूद हो या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी इसका आंसर क्या नहीं आना चाहिए? इसका आंसर नल सेट नहीं आना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, कम से कम एक तो एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन भी है, यानी इस ये एक ही पे रिलाई नहीं करेगा, इसकी मज़ीद एक और कंडीशन भी है कि ए सबसेट ना हो बी का, और इसी तरह बी क्या है, वो सबसेट ना हो ए का। अच्छा, ये साइन मैंने आपको नहीं बताई थी माजरत के साथ, वो ये कि अगर दो सेट्स के दरमियान यूँ लिखा हो, क्या लिखा हो, इस तरह की साइन मौजूद हो, तो इसका मतलब होता है कि ए सबसेट है बी का। सबसेट मैंने बताया था कि एक सेट का जो छोटा भाई होता है, जो छोटा बच्चा होता है, मतलब उसी से ड्राइव होकर निकल रहा होता है, तो वो क्या है, जैसे एक ए सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 1 2, तो जो 1 2 है वो किससे निकला है, वो 1 2 3 4 ए सेट से निकला है, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए का सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसी तरह तो ये चीज़ अगर समझ आ गई तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि ओवरलैपिंग सेट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी करें और उसका आंसर नल सेट नहीं आ रहा हो, कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि ए सेट बी का सबसेट ना हो और बी ए का सबसेट ना हो। तो अगर ये दो कंडीशन पाई जाएं किसी भी सेट्स के अंदर, उन सेट्स को क्या कहेंगे, हम ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। और इसी तरह एग्जॉस्टिव सेट्स, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी बेहतर समझ में आ रहे होंगे, यहाँ पे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या है? एग्जॉस्टिव सेट्स क्या कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी करें, अगर आप क्या करें, ए यूनियन बी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको समझा नहीं पाया वो है यूनिवर्सल सेट। इसको समझने से पहले एग्जॉस्टिव सेट को वो हम करेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सबसेट्स का, सॉरी, जिसके जो बाकी सेट्स होते हैं वो उसके सबसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह एक सेट मौजूद है, तो तीन सेट मौजूद हैं, सॉरी, एक में 1 2 मौजूद है, दूसरे में 3 4 मौजूद है, तीसरे में 4 5 मौजूद है, चार ले लें आप, 6 7 मौजूद है। तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये सारे मौजूद हों। आपने चार सेट लगाए, यहाँ पे एक सेट में क्या है, 1 2 है, दूसरे में 3 4 है, चौथे में 5 6 है, सॉरी, चौथे में 7 8। तो अब इनमें एक सेट ऐसा होगा जिसमें ये सारे मौजूद हो, 1 से लेकर 8 तक या 10 तक ले लें, क्योंकि लाजमी नहीं है कि ये सारे मौजूद हों और कुछ मौजूद ना हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि ये भी मौजूद हो और इससे ज़्यादा ही मौजूद हो। तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, ऐसे सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दूसरे सेट्स के। ऐसे सेट को क्या कहा जाता है बेटा, यूनिवर्सल सेट। तो अब यहाँ पे एग्जॉस्टिव सेट क्या है? एग्जॉस्टिव सेट ये कहता है अगर आप दो सेट्स का यूनिवर्सल लें, एक ए सेट एक दूसरा सेट, उन दोनों का यूनियन लेके आंसर क्या आ रहा हो, यूनिवर्सल सेट आ रहा हो। उन दोनों का यूनियन लेके आंसर क्या आ रहा हो, यूनिवर्सल सेट आ रहा हो, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव सेट कहेंगे। उम्मीद है ये एग्जॉस्टिव सेट्स की थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आगे क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आखिरी जो समझना लाजमी है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले, वो है सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स, इसकी भी क्या होती है, दो कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं? दो कंडीशन होती हैं। वो ये कि इसको हम समझ में नहीं आएगा तो एम्प्टी सेट, और दूसरी कंडीशन होती है ए यूनियन बी। देखें, सेल्स जो हैं, अगर मैं इसको ये कहूँ कि एग्जॉस्टिव सेट्स
और डिसजॉइंट सेट्स का मिलाकर सेल्स बनते हैं। मतलब देखें कंडीशन वही है जो डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव में मौजूद है कि सेल्स उन सेट्स को कहेंगे जिनका इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट है, जिनका इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट है, तो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। यानी सेल्स को क्या होना चाहिए, पहला डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। सेल्स को क्या होना चाहिए, पहली शर्त क्या होनी चाहिए, उनके अंदर डिसजॉइंट सेट उनको कहा जा सके। दूसरी शर्त के ए यूनियन बी करो, आंसर क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यानी इसका मतलब है दूसरी चीज़ क्या मौजूद होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव सेट्स की प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी मौजूद है किसी भी सेट्स के अंदर तो उनको क्या कहेंगे बेटा, उनको हम कहेंगे सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर हल्की फुल्की भी नहीं है, थोड़ी बहुत नहीं आ रही है, तो वो आ जाएंगी जब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जब पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझ आ जाएंगी। अच्छा, सेल्स में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फॉलोइंग आपने बताना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन सा एग्जॉस्टिव है और कौन से सेल्स हैं। तो हम पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 आपको दिया हुआ है। पार्ट 1 क्या कह रहा है, 1 2 3 5 7। और दूसरा सेट कौन सा दिया हुआ है, 4 6 8 9 10। अब देखें, अब हमने यहाँ पे वर्क परफॉर्म करना है। तो अगर आप इसी तरह रियलाइज़ करें, इसी तरह विजुलाइज करें, तो 1 उधर मौजूद नहीं है, 2 भी उधर मौजूद नहीं है, 3 भी उधर मौजूद नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। मतलब दोनों सेट्स में क्या नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। यानी अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी करें, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, नल सेट आएगा। अच्छा, इसका यूनियन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा सेट हमें नहीं दिया हुआ है कि वो यूनिवर्सल सेट हो। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि ए यूनियन बी लें और उसका आंसर यूनिवर्सल आए, वो दिया हुआ ही नहीं है कोई दूसरा सेट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन का काम परफॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है। तो मैंने पहली कंडीशन में पहली जो सेट्स पढ़ाया था डिसजॉइंट सेट्स, उसमें यही तारीफ बताई थी कि कोई भी दो सेट्स लें और उनका आंसर क्या आ रहा हो, नल सेट आ रहा हो, उनके इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ रहा हो, नल सेट आ रहा हो, तो ऐसे सेट्स को कहा जाएगा डिसजॉइंट सेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा डिसजॉइंट सेट्स। बहुत ही आसान था क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी दो सेट्स दिए हमें, 1 2 3 6 और 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब देखें, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का ही काम परफॉर्म करेंगे क्योंकि तीसरा कोई सेट नहीं दिया हुआ। जब तक के कोई तीसरा सेट नहीं आ जाए तब तक के हम यूनियन का काम परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यूनियन का काम तभी परफॉर्म होगा जब तीसरा कोई सेट मौजूद हो, ताकि उससे यूनिवर्सल सेट की पहचान हो सके। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे 1 2 3 6 8 है और वहाँ पे 1 2 4 8। कम से कम यहाँ पे क्या मौजूद है, अगर इसका हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नल सेट नहीं आ रहा। इसका आंसर क्या नहीं आ रहा, नल सेट नहीं आ रहा है। तो मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी, वो कौन सी थी, जिसमें ओवरलैपिंग सेट्स की मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, कि अगर आप उसका इंटरसेक्शन करें और उसका आंसर नल सेट ना आए तो वो क्या कहलाते हैं, वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। अब देखें, दूसरी कंडीशन भी थी उसमें, ओवरलैपिंग की दो कंडीशन थी। एक ये थी कि ए इंटरसेक्शन बी करें तो उसका आंसर क्या नहीं आना चाहिए, नल सेट नहीं आना चाहिए, जो कि प्रूफ हो रहा है। नल सेट नहीं है, इसका मतलब हम ओवरलैपिंग सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। डिसजॉइंट तो नहीं हो सकते क्योंकि ये नल सेट नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि ए बी का सबसेट ना हो और बी ए का सबसेट ना हो। तो अब हम इस कंडीशन को देखेंगे, 1 2 3 6 और यहाँ पे 1 2 4 8। मतलब कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, और इसमें भी ऐसा ही है, उसका वाइस वर्सा भी करेंगे। कुछ एलिमेंट जैसे 1 2 यहाँ मौजूद है लेकिन 3 6 उधर मौजूद नहीं है।
तो सबसेट उसी को ही कहते हैं कि सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए। तो ना ये इसका सबसेट है ना ये उसका सबसेट है, सही है, ना ये सेट इसका सबसेट है ना ये सेट इसका सबसेट है। सबसेट के अंदर क्या होना चाहिए, दूसरे सेट की सारी एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ है कुछ नहीं है। तो दैट्स वाई दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। तो इसका मतलब ये कौन से सेट्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स। कौन से कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। जेड क्लियर? अगर समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, पार्ट नंबर 3 हम अगले रब करके हम करते हैं, क्योंकि इसके लिए समझाने के लिए आपको जगह चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। पार्ट नंबर 3 है, लिख देता हूँ यहाँ पे पार्ट नंबर 3, ई एंड ओ। ई क्या है, यहाँ पे इवन नंबर को कहते हैं, और ओ क्या है, ऑड नंबर को कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे तीसरा सेट भी है। अच्छा, ई क्या है, ये भी एक सेट है इवन नंबर का। अभी सेट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेट नहीं है। यहाँ पे ई से मुराद इवन नंबर का सेट और ओ से मुराद ऑड नंबर का सेट। इवन नंबर में सेट कौन कौन से आएंगे, 0, 2, 4 और 6, 8। इसी तरह ऑड में कौन कौन से आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9। इस तरह के ऑड नंबर के सेट्स आएंगे। और तीसरा सेट भी दिया हुआ है, वो ये है कि u इक्वल टू जेड। यू क्या है बेटा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास इंटीजर्स के बराबर है। किसके बराबर है, इंटीजर्स के बराबर है। तो आपको हमें पता होना चाहिए ये चीज़ कि z को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम इंटरसेक्शन भी लेंगे और यूनियन भी लेंगे। तो पहले इवन नंबर की एक मिसाल लिख देते हैं, वो क्या होगी, 0, 2, 4 सो ऑन। सही है। अच्छा, ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता तो हम प्लस के लिख देते हैं, सिर्फ ई लिखा हुआ है तो हम प्लस में भी लिखेंगे माइनस में भी लिखेंगे। और यहाँ पे ऑड नंबर का भी लिख देते हैं 1। अच्छा, ये चलते जाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि रेंज नहीं दी हुई है, सिर्फ इन्होंने इवन नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में भी आएंगे, नेगेटिव में भी आएंगे। सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो अगर हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले, ई इंटरसेक्शन ओ, तो क्या आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या आएगा, ये नल सेट आएगा। क्यों, क्योंकि इवन और ऑड में कोई सा भी नंबर नहीं है जो आपस में क्या हो, सिमिलर हो। यानी यहाँ पे आपको कोई सा नंबर नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मौजूद हो, और यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे मौजूद हो। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन का नल सेट। तो पहला क्या है, एक डिसजॉइंट सेट इसके अंदर मौजूद है, यानी पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर कौन सी आ रही है, डिसजॉइंट सेट्स की। दूसरा हम क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं। इसका क्या लेंगे, यूनियन ले लेते हैं। तो इसका यूनियन ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट्स यूँ बन जाएगा 0, +1, +2 सो ऑन, चलता जाएगा। यानी ये सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। और अभी बताया था कि यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है, इंटीजर्स। तो ये क्या, ये इंटीजर्स नहीं बन गया। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें प्लस के सारे नंबर 1 से लेकर 0 समेत और माइनस के सारे नंबर -1 से 100 ऑन तक। तो ये यही तो कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट बन गया। तो मैंने क्या बताया था, 2 कंडीशन बताई थी सेल्स की। अगर आपको याद आ रहा हो, सेल्स की डेफिनेशन क्या थी कि जिसमें ए यूनियन बी करें, यानी 2 सेट, ए यूनियन बी लाजमी नहीं है कि ए यहाँ पे नहीं है तो ए यूनियन भी नहीं हुआ, नहीं, 2 सेट्स का यूनियन करें तो क्या आ रहा हो, यूनिवर्सल सेट आ रहा हो, जो कि ये ट्रू है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट आ गया। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर के बराबर है, और इंटीजर किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। और दूसरा, इंटरसेक्शन करो और उसका आंसर क्या आ रहा हो, नल सेट आ रहा हो। तो हमने ये भी किया, इसका आंसर नल सेट आ रहा है। तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, इन दोनों को कहेंगे सेल्स। इनको क्या कहेंगे, सेल्स। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम अगला क्वेश्चन पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 हमने थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि कुछ इश्यू हो गया था जिस वजह से मैंने
ये लेक्चर स्टॉप कर दिया था, अब मैं फिर इसकी तरफ बढ़ता हूँ। पार्ट नंबर 4 में दो चीज़ें दी हुई हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर का सेट, और तीसरे जो दी हुई है वो कंडीशन दी हुई है यूनिवर्सल सेट की कि वो इंटीजर नंबर्स हैं और उसकी लिमिट दी हुई है 0 और 0 से ऊपर के नंबर्स, यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 आगे तक के नंबर्स। तो जब हमने दोनों चीज़ें परफॉर्म की, इंटरसेक्शन और यूनियन इन दोनों के ऊपर, तो इंटरसेक्शन का आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी 1 2 3 कुछ ना कुछ आ रहा है, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है? इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। क्यों? ओवरलैपिंग सेट क्या होता है कि जिसका आंसर क्या आ रहा हो, एम्प्टी सेट ना आ रहा हो। लेकिन ओवरलैपिंग सेट की एक और कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या नहीं हो, सबसेट्स ना हो। तो अब हम इसको देखेंगे, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट्स तो नहीं है? तो जब हमने देखा होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर मौजूद है जो इसमें नहीं है, यानी सॉरी, होल नंबर में जो 0 है वो इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर के अंदर मौजूद हैं। तो बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज होकर इनको क्या कर देते हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट भी हो सकता है। तो ये ओवरलैपिंग सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ जो कंडीशन बताई थी कि दोनों सेट्स एक दूसरे के क्या नहीं होने चाहिए, सबसेट नहीं होने चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी कंडीशन, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, वो फुलफिल कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को पूरा होने के लिए सारी कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है। इससे तो कंडीशन पता नहीं चल रही, इंटरसेक्शन से हमें कंडीशन पता नहीं चल रही है कि ये कौन सा सेट है। लेकिन इससे पता चल जाएगी कि जब हमने इसका यूनियन किया और इसका आंसर देखा तो एग्जैक्टली इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो यूनिवर्सल सेट की। तो हमने देखा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि इंटीजर्स है और उसकी रेंज है 0 और 0 से अबव। तो इसका आंसर भी, यूनियन का आंसर भी क्या आ रहा है, इसी कंडीशन के मुताबिक 0 और 0 से अबव नंबर्स आ रहे हैं। तो ये कौन से सेट्स कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि दो सेट्स का यूनियन करें और उसका आंसर क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव सेट्स। तो ये दोनों नेचुरल और होल नंबर आपस के क्या हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं कि ये पूरी चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। तो नेचुरल और होल नंबर आपस में क्या है, एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। लेकिन कंडीशन कौन सी, इस वाली कंडीशन में कि जब यूनिवर्सल सेट किसके बराबर हो, इस वाली कंडीशन के बराबर हो, यानी होल नंबर के बराबर हो कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में ही सारे 0 से 1 आगे तक नंबर आते हैं। तो अगर यूनिवर्सल सेट की जगह यहाँ पे इस पूरी की जगह W लिख देते तब भी बात कंप्लीट होनी थी। लेकिन जो क्वेश्चन है जिसने बनाया उसने थोड़ा घुमाया हुआ है आप लोगों को, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उम्मीद है ये पार्ट 4 तक आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन के, लास्ट पार्ट जो कि मैंने क्वेश्चन पार्ट 3 में करवा दिए, शायद उसी से ही मैच कर रहा है। तो आइए हम करते हैं। पार्ट 5 रैशनल और इर्रेशनल दो सेट्स दिए हैं, और तीसरा सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट जो के बराबर है रियल नंबर के। सही है, 3 सेट्स दिए हैं, रैशनल, इर्रेशनल और यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है, रियल नंबर के। तो अब हम कुछ भी अगर यहाँ पे सपोज करें, इसका सेट क्या हो सकता है, 1 2 3, ऐसा ही है, आगे तक चलता जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे रेशनल नंबर का सेट ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रेशनल नंबर किस में होते हैं, रूट में होते हैं। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, √2 √3, सही है, सो ऑन। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी नंबर हैं, वो इर्रेशनल नहीं हो सकते, और जो इर्रेशनल होते हैं वो रेशनल नहीं हो सकते। तो क्या बात यहाँ पे पाई जाएगी, जब भी आप इसका इंटरसेक्शन करो,
रैशनल और इरेशनल का तो हमेशा आपको आंसर क्या मिल रहा होगा, एम्प्टी सेट मिल रहा होगा। और जब इन दोनों का आप यूनियन करो, आप क्या करो, यूनियन करो, तो क्या मिल रहे होंगे, ये सारे नंबर रैशनल और इरेशनल सारे नंबर इसके अंदर पाए जाएंगे। 1 √2 2 √3 सॉरी √3 यहाँ आना चाहिए था, 2 3 और सो ऑन। तो आपको ये सारे नंबर क्या मिलेंगे, मौजूद मिलेंगे। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, रियल नंबर का सेट। क्यों, क्योंकि आप डेफिनेशन आपने रियल नंबर की अगर पढ़ी हो तो वो रियल नंबर की डेफिनेशन भी लिखी हुई थी 9th क्लास की बुक में। वो ये थी कि रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन जो कहलाता है वो रियल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे रियल नंबर किसके बराबर था, यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब है इन दोनों का आंसर यूनिवर्सल सेट के बराबर भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर रियल नंबर के बराबर आ रहा है और रियल नंबर यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसका मतलब इसके अंदर दो कंडीशन पाई जा रही हैं कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन किया तो एम्प्टी सेट भी आ रहा है और उसका यूनियन किया तो यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो ऐसे सेट्स को क्या कहा जाता है, ऐसे सेट्स को कहा जाता है सेल्स। तो रैशनल और इरेशनल जो सेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे इस कंडीशन में, सेल्स कहलाएंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि आज लेक्चर थोड़ा लेट हमने शुरू किया था। तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले से ही दो सेट हैं, पहले से ही दो सेट दिए हुए हैं सारे पार्ट्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 तक है। और दूसरा सेट जो है वो है 2 4 6 8 10। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो शुरू में मैंने एक चीज़ बताई थी यूनियन और इंटरसेक्शन का जो क्या होता है, ऑपरेटर होते हैं, जिस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमने उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो पहला जो पार्ट है वो कह रहा है ए यूनियन बी निकालो। क्या निकालो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करने के लिए क्या करेंगे, हम इस सेट को एक दफ़ा इधर लिख देंगे 6 तक है और यूनियन करके दूसरा सेट यहाँ पे लिख देंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूरा होल सेट्स। इसको और इसको मिला के यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ मौजूद है, 2 भी मौजूद है, यहाँ पे 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, बस 8 और 10 इसमें एक्स्ट्रा लिख देंगे। यहाँ पे रिपीट जो नंबर हो रहे हैं उसको सेट्स में 2 बार नहीं लिखते क्योंकि वो सेट्स की डेफिनेशन ही फिर ख़त्म हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान था ये। पार्ट नंबर 2 में क्या है, बी इंटरसेक्शन है। बी इंटरसेक्शन ए में क्या करेंगे, हम बी को पहले लिखेंगे 2 4 6 8 10 और यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जब हम बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमने क्या कहा था, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन नंबर्स को इकट्ठा लिखने का, यानी कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 2 4 और 6 क्या है, कॉमन है दोनों में। तो हम क्या कर देंगे, बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 और 6। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम पार्ट नंबर 3 4 5, पार्ट नंबर 3 4 5 शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें दो ऑपरेटर की तरफ और हम निशानदेही करेंगे। तो एक एक करके करते हैं। इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे थर्ड पार्ट में ए, यहाँ पे जैसे माइनस टाइप का कुछ डाला हुआ है और क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि जब भी आप दो सेट्स ले लें, आप क्या कर लें, दो सेट्स ले लें और इन दोनों में कॉमन नंबर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और जो ए सेट में बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएं उनको लिख दिया जाता है। जैसे अभी बताता हूँ मैं,
ए सेट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 8 4 5 6 और दूसरा सेट कौन सा है 2 4 6 8 10। सही है। अब क्या करता है कॉम्प्लीमेंट, क्या करता है वो ये करता है कि आप ये सारे नंबर इन सारे नंबर में देखेगा कॉमन नंबर कौन से हैं। कॉमन नंबर कौन कौन से, 2 तो ये कट जाएंगे, 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखेंगे जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट किस में, सेट पहले वाले सेट में, यानी इस सेट में, जहाँ यहाँ पे अगर बी होता तो बी को देखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ए मौजूद है पहले वाले सेट में, तो ए को देखेंगे। यहाँ पे जो बाकी रह गए उसको आंसर में लिख देना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी का आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 3 5। ये नहीं लिखेंगे, सही है, ये नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ पहले वाले सेट के लिखेंगे, दूसरे वाले सेट के नहीं लिखेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे ये करेंगे, अब क्या करेंगे, पहले बी को लिखेंगे 2 4 6 8 10 और 1 2 3 4 5 6 कर लिया। यहाँ पे भी सेम नंबर को कर देंगे 4 6 8 2 4 6। क्या बचा 8 और 10, यही बताना चाहता। पहला सेट कौन है, बी है, तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स हम आंसर में लिख देंगे, बी इंटर से कॉम्प्लीमेंट ए 8 10। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगले लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं माजरत के साथ मुझे अभी याद आया, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसको डिफरेंस कहते हैं, सॉरी। कॉम्प्लीमेंट कुछ और चीज़ होती है जिसके ऊपर बार लगा हो, इसके ऊपर अगर बार लगा हो तो उसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं। ये माजरत गलती हो गई, उम्मीद है आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। तो इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं डिफरेंस पढ़ते हैं, लेकिन वर्क वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। पार्ट 5 क्या कहते हैं, ए कुछ इस तरह का साइन और बी, इसको पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, लिख देता हूं यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस। वो पहला वाला डिफरेंस था जस्ट, और ये कौन सा है, सिमेट्रिक डिफरेंस। उस डिफरेंस में पहला सेट जो होता है, जो बाकी रह जाता है, जिसमें डिफरेंस रह जाता है, वो लिखते हैं। लेकिन इसमें ये भी डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का, दोनों सेट्स का, यानी इसमें भी डिफरेंस ही करेंगे, काटेंगे दोनों में कॉमन जो होगा, लेकिन लिखेंगे किसको, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। देखें अभी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू 4 6 8 10। अब हमने क्या करना है, सेम नंबर को काटना है, काट दिया। अब देखेंगे कि बाकी कौन से रह गए। अब ना इसमें देखने ना इसमें, बल्कि दोनों में देखना है, एक किसी एक का नहीं देखना है, बल्कि क्या करना है, दोनों का देखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए सिमेट्रिक बी का वो आ जाएगा 1 3 5 और सॉरी, और उधर कौन से रहेगा 8 और 10। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। डिफरेंस में किसको लिखते हैं, जो पहला सेट होता है, और कॉम्प्लीमेंट में किसको लिखते हैं, जो सॉरी, डिफरेंस में जो पहला सेट होता है, ए पहले तो ए का लिखेंगे डिफरेंस, बी पहले तो बी का पहले डिफरेंस लिखेंगे। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है, दोनों को नंबर्स जो कॉमन है उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जो डिफरेंस रह गया ए का और बी का, दोनों मिलाकर एक सेट में लिख देंगे। तो इस चीज़ को कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था, ये मैंने ऊपर 1 लिखा हुआ अभी तक, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों आपको समझ आ गए होंगे। और जो 3 4 5 है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।
अभी तक जो भी चीज़ अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के थ्योरी में भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में। मैं आपको उसका जवाब जब भी अवेलेबल होगा दूंगा इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें इस चीज़ों की। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। पहले कॉन्सेप्ट सीखें और उसके बाद जैसी कॉन्सेप्ट सीखें आप इसको प्रैक्टिस में लाएं, ताकि आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाए और आपको चीज़ें आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाएं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।